इसके बाद है, यहाँ पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल एम obtain द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। सो पर्पस क्या है बेसिकली, M has been asked by his manager to analyze the financial accounts of ABC company, which is bidding for a contract offered by M company in the near future. Okay, bidding करनी है उन्होंने। The two financial statements which he will be using as his source as the statement of financial position and statement of profit and loss. Okay, so the equity of the company. So, Sana, financial position, long-term borrowings, and liquidity, financial position. You think okay, and the last one, operating cost as a percentage of revenue, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लिक्विडिटी बेसिकली ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। एल्सा, लिक्विडिटी क्या होती है? ओके, लिक्विडिटी बेसिकली ये शो करता है कि हाउ मच करंट एसेट्स यू हैव टू मीट योर करंट लाइबिलिटीज। इसके लिए हम दो तीन रेशोज कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशो फॉर एग्जांपल, क्विक रेशो जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लिक्विडिटी के लिए अगर आप करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हो, सो करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों फिगर्स आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से ही मिलेंगे। सो यस, लिक्विडिटी जो है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ही यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन वुड बी रिगार्डेड एज अ प्लूरलिस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये बेसिकली एंड के चैप्टर में से है, सेकंड लास्ट चैप्टर जो था, नहीं लास्ट में था, एथिक्स में ही था। ओके, सो एल ओज owns a busy restaurant. She has had complaints from regular customers about diners failing to control their noisy and unruly children, which is spoiling their dining experiences. So, which of the following course of action would be regarded as a pluralist solution to this problem? सारा pluralist का क्या मतलब है? बेसिकली क्या होता है? हाँ जी, हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अब हमने अगर डिसाइड करना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसके बीच में हमने व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, इसके बीच में अगर जब हमने डिसाइड करना है तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच होती है जिसको प्रोनाउंस करना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको कहते हैं यूटिली यूटिली या यूटिलिटेरियनिज्म, समथिंग लाइक दिस। एंड इसमें दो अप्रोचेस फर्दर आती हैं यूटिलिटेरियनिज्म के बीच में ही। एक होती है प्लूरलिस्ट और दूसरी होती है ईगोइज्म। अच्छा, अब ये यूटिलिटेरियनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सना? ग्रेटर गुड, दैट्स द पॉइंट। यूटिलिटेरियनिज्म में आप देखते हो कि आप ऐसा डिसीजन लेते हो जो ग्रेटर गुड को बेनिफिट करता है या ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करता है। उसमें जो माइनॉरिटी होती है उनको आप सेक्रीफाइस कर देते हो। प्लूरलिस्ट बेसिकली, और ईगोइज्म क्या होता है? ईगोइज्म ये कि जो डिसीजन या एथिकल डिसीजन या कोई भी डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा या प्रॉफिट देगा, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो वो ठीक होगा, वो एथिकल होगा। ये ईगोइज्म है। प्लूरलिस्ट क्या होता है कि देयर इज नो बेस्ट वे टू टेक एन एथिकल डिसीजन। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको कोई ऐसे एथिकल डायलेमा फेस होता है तो आप पूरी बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, सबसे ओपिनियन लेते हैं कि क्या एथिकल डिसीजन हो सकता है, और फिर एक कंसेंसस अचीव करते हैं बेसिकली। और उस कंसेंसस जो आता है वो मतलब मेक एवरीवन हैप्पी बेसिकली, राइट? विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन होनी चाहिए, वो होती है प्लूरलिस्ट अप्रोच बेसिकली। सो यूटिलिटेरियनिज्म में आप क्या करते हो? आप ग्रेटर गुड को देखते हो। प्लूरलिस्ट में आप विन विन सिचुएशन देखते हो फॉर एवरीबडी। ईगोइज्म में आप अपने आप को टारगेट करते हो कि मुझे क्या चीज़ बेनिफिट कर रही है, वही ठीक है। ओके, तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा सारा? फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि उसमें जो कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको भी आप कंफर्ट दे रहे हैं, और जो बच्चों वगैरह के साथ फैमिलीज आ रही हैं उनके लिए आप अलग सेक्शन बना रहे हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है बेसिकली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ए क्या है? एडवाइजिंग कस्टमर दैट द रेस्टोरेंट इज अ फैमिली रेस्टोरेंट बिफोर दे बुक, तो ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है बेसिकली। सी क्या है? टेकिंग नो एक्शन एज्यूमिंग दैट दोज हु कंप्लेन विल ऑलवेज बी अ माइनॉरिटी। ये क्यों नहीं हो सकता एल्सा? इट्स नॉट एथिकल। अच्छा, किसी भी डेफिनेशन में ये एथिकल नहीं हो सकता?
ओके, बेसिकली ये जो अप्रोच है ना, टेकिंग नो एक्शन एज्यूमिंग दैट दोज हु कंप्लेन विल ऑलवेज बी अ माइनॉरिटी, कि अगर थोड़े से लोग हैं जो नॉइज़ के लिए या बच्चों के शोर शराबे को कंप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली वो थोड़े से लोग हैं, तो ये कौन सी अप्रोच होगी? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इग्नोर कर रहे हैं कि वो थोड़े से लोग हैं तो उनको हम लेट से इग्नोर कर देते हैं। हमने ग्रेटर गुड को देखना है, हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर है वो फैमिली एंड चिल्ड्रन है, तो उनको हम खुश करेंगे। ये कौन सी अप्रोच है? यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है बेसिकली ये। सो इट्स नॉट प्लूरलिस्ट। तो अगर क्वेश्चन होता या यूटिलिटेरियनिज्म के मुतलिक, तो ऑब्वियसली ये अप्रोच ठीक होती। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा प्रोटेक्शन लेगिस्लेशन प्राइमरीली डिजाइन टू प्रोटेक्ट? किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? सना? ऑप्शन बी, ऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन whom एनी डेटा इज हेल्ड। ओके, वेरी गुड। बेसिकली क्या है रेगुलेटेड डेटा? ये टर्म भी हमने शायद कहीं नहीं पढ़ी हुई। रेगुलेटेड डेटा बेसिकली कौन सा डेटा होता है कि हर बिजनेस जो है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट से आप एनओसी लेते हैं या लाइसेंस लेते हैं। जब गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है तो गवर्नमेंट आपको राइट भी देती है कि आप अपने जो कस्टमर्स या सप्लायर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये डेटा जो है आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, जो आपको बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है। तो जो भी ऑथोराइज डेटा होता है गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त होती है वो डेटा को होल्ड करने की, वो होता है रेगुलेटेड डेटा। ठीक है। अब अनरेगुलेटेड डेटा कौन सा हो सकता है? वो ऐसा डेटा होता है जो कस्टमर अपनी विश एंड विल से वॉलंटरली जो है आपके साथ शेयर करता है। वो बिजनेस को शायद इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होता, बट वो वॉलंटरी जो डेटा सब्जेक्ट है अपनी मर्जी से वो आपके साथ शेयर करता है या आपकी वेबसाइट पे उसको अपलोड करता है। तो ऑब्वियसली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड डेटा के साथ ही है। और किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है? ऑब्वियसली प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जितना भी रेगुलेटेड डेटा है, जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि आप बिजनेस करते हुए ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर से, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए। अब जैसे फेसबुक है फॉर एग्जाम्पल ना, अब फेसबुक में जो डेटा होता है वो सारा रेगुलेटेड डेटा नहीं होता, उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है जो फेसबुक आपसे नहीं मांगता, आप अपनी मर्जी से उसको अपलोड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए अपनी पिक्चर्स को फेसबुक पे अपलोड करने का, उसने ये तो नहीं कहा कि आप लोग पिक्चर्स अपलोड करो। तो जो बंदा पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, कंटेंट शेयर कर रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो रेगुलेटेड डेटा नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंफॉर्मेशन फेसबुक भी सीक्रेट रखता है, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपकी जो सिटी या कंट्री जिसमें आप पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये काइंड ऑफ रेगुलेटेड डेटा हो सकती है फेसबुक के लिए, इसीलिए फेसबुक इसको अदर यूजर्स को रिवील नहीं कर सकता। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका रेगुलेटेड डेटा रखा हो। इस एक्ट का ये मकसद नहीं है कि सारे के सारे डेटा पे नजर रखनी है। सो ऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन whom ओनली रेगुलेटेड डेटा इज हेल्ड। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम used by a company to record sales and purchases? Okay, so Elsa, transaction processing system. ओके, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता एल्सा? ओके, बिल्कुल ठीक है। सेल्स एंड परचेज जो हैं दोनों आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, और कोई सिस्टम जो इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा उसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को या आपके जो ऑफिस की जॉब्स होते हैं या ऑफिस की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बेसिकली आसान करता है। वो ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि वो आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। सो एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांजैक्शंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स? जी सारा? कस्टमर एंड सप्लायर, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सही था। और मजे की बात ये कि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा। ओके, इसके बाद है, इन एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ हाई प्राइस इन्फ्लेशन दोज हु ओ मनी विल गेन एंड दोज हु आर ओड मनी विल लूज। इज दिस अबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जी सना? इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। ओके, एंड सारा?
ओके, वेरी गुड। क्यों ट्रू हो सकता है? ओके, एंड एल्सा, आप भी तुक्का मार लो। बेसिकली क्या होता है, ठीक है, बेसिकली ये ट्रू है ऑप्शन। और क्यों ट्रू है? जब भी हाई प्राइस इन्फ्लेशन होगी, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि आपके पास जो करेंसी इन हैंड है वो अपनी वैल्यू लूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $1000 है आपकी पॉकेट में, जब भी हाई इन्फ्लेशन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो रहेगा तो 1000 ही, लेकिन पहले 1000 में आप जो चीज खरीद सकते थे, अब वो 1000 में आप नहीं खरीद सकोगे। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, कुछ अर्सा पहले तक पेट्रोल जो था वो 100 रुपीज लीटर था, कुछ मंथ्स पहले तक। तो अगर आपके पास 1000 रुपया होता तो आप 10 लीटर उसमें बाय कर सकते थे। लेकिन जब इन्फ्लेशन आ गई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, तो उससे पेट्रोल की प्राइसेस पर लीटर बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई थिंक लेट्स से 250 तक आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जो प्राइस है वो 250 है, आपके पास वही 1000 रुपया आज आपकी पॉकेट में है, बट आप उससे 10 लीटर पेट्रोल नहीं ले सकते, आप सिर्फ उससे 4 लीटर या 5 लीटर पेट्रोल ले सकते हो। तो पहले भी आपके पास 1000 रुपया था और अब भी आपके पास 1000 रुपया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम हो गई है। और जब भी आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, इसका मतलब ये कि आपकी करेंसी ने वैल्यू को लूज किया है। अब इसमें दोज हु ओ मनी विल गेन। कैसे? अगर मेरे पास 1000 रुपया था, मैंने किसी से उधार लिया था और मुझे उसको फ्यूचर में रिटर्न करना है, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी तो मैं फ्यूचर में उसको 1000 रुपया ही वापस करूंगा, लेकिन वो 1000 रुपए की जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी। तो जो इसने कर्जा पे करना है उसको बेनिफिट होगा, लेकिन जिसने कर्जा दिया होगा वो लूज करेगा, क्योंकि जब उसने दिया था तो 1000 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अब वो फ्यूचर में जब वो वापस लेगा तो उसी 1000 से वो 4 लीटर या 5 लीटर पेट्रोल ले पाएगा, तो ऑब्वियसली उसको नुकसान होगा। क्लियर विद दिस थिंग? इसके बाद नेक्स्ट